हेलो दोस्तों, आज हम एक बैंकर के अगर रिकवरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है वो सरफेसी एक्ट है। इस सरफेसी एक्ट में हम जानेंगे कि ये बैंकर के लिए एक वरदान साबित क्यों है। जैसे कि सरफेसी एक्ट ए 2002 से बैंकिंग के लिए एक वरदान बना हुआ है। इसके तहत हम जो अकाउंट एनपीए हो चुके हैं उनकी रिकवरी के लिए, यानी ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है रिकवरी के संदर्भ में। तो आइए हम सरफेसी एक्ट की कुछ मुख्य सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो 13(2 है। 13(2) ये एक आम सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या होता है कि हम 60 डेज का नोटिस, जिसको हम डिमांड नोटिस कहते हैं, वो हम बारोवर को भेजते हैं। बारोवर को जो 60 दिन का नोटिस दिया जाता है वो इस ब्याह पे दिया जाता है कि जो उसका अकाउंट एनपीए हो चुका है और उसकी कुछ ना कुछ, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है। अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम उस पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने 13(2 जो कि एक डिमांड नोटिस होता है, जिसमें 60 दिन का टाइम दिया जाता है कि कस्टमर जो बारोवर है वो 60 दिन में जो अमाउंट 13(2 में डिमांड की गई है उसको पेमेंट कर दे, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो जैसे हमने 13(2 दे दिया, 13(2 देने के बाद में जब कस्टमर को 13(2 मिलता है तब उस समय कस्टमर का 2 रिएक्शन हो सकते हैं। कस्टमर के वो पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि वो उस 13(2 को एक्सेप्ट कर ले और इमीडिएट पैसा इकट्ठा करने में लग जाए, जिसको जो 13(2 में दिया हुआ टाइम 2 महीने का है, उस 13(2 के टाइम के अनुसार पैसा बैंक में उस जमा किया जा सके। यानी जो डिमांड नोटिस में टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अनुसार बैंक में पैसा जमा कर सके। या दूसरा वो सोचता है कि नहीं, कि ये 13(2 बैंक को नहीं देना चाहिए था, बैंक ने ये 13(2 गलत दे दिया है, तो उस संदर्भ में वो आपको एक अपील कर सकता है, आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता है, बैंक को एक लेटर दे सकता है, कहता है कि हमको ये बताया जाए कि 13(2 क्यों दिया गया, या 13(2 में जो क्लाज है ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ये क्लाज इसमें एप्लीकेबल नहीं है जो कि बैंक के द्वारा या आपके द्वारा दिया गया है। तो इसके लिए वो एक नोटिस भेजेगा बैंक को। तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उस नोटिस का रिप्लाई सरफेसी की सेक्शन 13(3) के अंतर्गत उसको 15 दिन के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा बैंक को। अगर ऐसा कोई भी नोटिस प्राप्त होता है कस्टमर की तरफ से जो 13(2 इशू करने के बाद में मिला है और विदिन 60 डेज जो कि डिमांड नोटिस में मेंशन किया गया है टाइम, उस टाइम के अंतर्गत अगर कोई भी नोटिस अगर बारोवर की तरफ से आता है तो हमें उसको 15 दिन के अंतर्गत विदिन 15 डेज हमको रिप्लाई देना मैंडेटरी है। अब कुछ हमारे साथियों के संज्ञान में आता है कि अगर हम 13(3) का जवाब नहीं देते हैं तो क्या होता है। अगर अंडर सेक्शन 13(3) के अकॉर्डिंग अगर हम
जवाब कस्टमर को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वो यहाँ पर निग्लिजेंसी करती हैं ब्रांचें, उसको नहीं समझती हैं, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझती हैं। इस सेक्शन का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर हमको किसी भी बारोवर ने अगर कोई भी अपनी क्यूरी कोई ऑब्जेक्शन लगाया और उसका जवाब अगर हम 15 दिन में नहीं दे पाते हैं तो हमारे पास यानी बैंक के पास में ऐसा कोई भी टूल्स नहीं है कि जो हमें यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दे कि वो गलती से रह गया था। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हम कोई भी आगे की कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत नहीं कर पाएंगे। 13(4) ये एक प्रकार का सिंबॉलिक पोजीशन हम कह सकते हैं और साथ ही हम इस सेक्शन के तहत फिजिकल पोजीशन भी लेते हैं। तो ये 13(4) कब दिया जाता है, 13(4) हम क्यों देते हैं? सबसे पहले तो ये है कि 13(4) कब दिया जाता है। 13(4) हम जो कस्टमर को हमने 13(2) का नोटिस दिया था उसके 60 दिन के बाद में ही हम 13(4) कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 13(2) का जो नोटिस दिया था उस नोटिस की डेट से नहीं, जिस डेट को कस्टमर को नोटिस मिला है उस डेट से 60 डेज का टाइम कस्टमर को मिलना चाहिए। 17(4)(a) एक क्या सेक्शन है? इस सेक्शन के तहत ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बैंक के द्वारा मॉर्टगेज रखी गई थी और उसमें किराएदार यानी जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर था उस प्रॉपर्टी के ऑनर ने किराएदार रख लिया, तो ये सिचुएशन ये हो सकती है कि किराएदार को या तो बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने से पहले रखा गया हो या हो सकता है कि लोन होने के बाद में रखा गया हो, या इसमें ये भी संभावना है कि 13(2) नोटिस देने के बाद में रखा गया हो। तो इसके लिए जो किराएदार है उसके लिए प्रोविज़न है कि वो डीआरटी में अपनी रिट लगा सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, क्योंकि इस सेक्शन उसको भी कुछ अधिकार प्रदान करती है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 20 की। तो सेक्शन 20 जो है वो ये कहती है कि सरफेसी तभी एप्लीकेबल होगा जब सरसाई पोर्टल पर एंट्री होगी। अगर सरसाई पोर्टल पर एंट्री नहीं है तो सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन इस चीज़ के लिए बताती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने सरसाई पोर्टल पे चढ़ाया ही नहीं, हमने गवर्नमेंट को कोई फीस दी ही नहीं, तो हम सरफेसी एक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो अलग की चीज़ है कि उसको लॉ को एक साइड से हटा करके ऐसे ही धक्के से अगर चला जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अपोजिट पार्टी जब बारोवर डीआरटी में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो उस समय बैंक का जो केस होगा वो कमज़ोर हो जाएगा और बैंक हार जाएगी। सेक्शन 31 ऑफ सरफेसी एक्ट सेक्शन 31 कहती है कि एग्रीकल्चर लैंड पर सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक दोस्तों आपको जो मुख्य महत्वपूर्ण सेक्शन थी सरफेसी एक्ट की वो आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरफेसी एक्ट के लिए वो कौन से अकाउंट हैं जो एलिजिबल हैं। ऑल द अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइन रिलेटिंग टू एसेट क्लासिफिकेशन इश्यूड बाय आरबीआई are eligible for taking action under the said act in term of section 2O। यानी आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी खाता एनपीए हुआ है, चाहे वो सब स्टैंडर्ड स्टेटस में हो, चाहे डाउटफुल स्टेटस में हो,
चाहे लॉस स्टेटस में हो तो उस पर सरफेसी एप्लीकेबल होगा। यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं कि सरफेसी केवल उसी स्थिति में एप्लीकेबल होगा कि जो अकाउंट है उसकी स्टेटस एनपीए होना चाहिए। यानी एनपीए हो अकाउंट तभी हम सरफेसी एक्शन ले सकते हैं। ए सरफेसी एक्ट की सेक्शन 2O में दिया गया है। However, it must be ensured before issuing notice 13(2) that there are sufficient tangible securities available in the account on which security interest, जैसा कि इसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट होना जरूर, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी कि जो सिक्योरिटी है वो टेंजिबल होनी चाहिए, आँखों से दिखाई देनी चाहिए, उसी पर 13(2) इशू किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम किसी कंपनी की, किसी फर्म की, किसी संस्था की गुडविल पर हम 13(2) दे दें, नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमें संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें आँखों से दिखाई देना अनिवार्य है, जो कि सरफेसी एक्ट की सेक्शन 2ZF में इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे चलते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किन अकाउंटों में 13(2) नोटिस सरफेसी एक्शन इनिशिएट करें। तो पहला है कि ऑल नॉन सूट फाइल्ड केसेस एज वेल एज केसेस बिफोर पेंडिंग बिफोर DRT सिविल कोर्ट विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एनपीए एंड एक्सीडिंग रूस 1 लाख। ऐसे वो कोई से भी केस जिनका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है और वो किसी भी कोर्ट में चाहे पहले से क्यों ना चल रहे हों, चाहे बैंक के द्वारा किसी भी कोर्ट में, DRT में, सिविल कोर्ट में केस क्यों ना पहले से ही चल रहा हो, हम उसमें भी 13(2) दे सकते हैं, यानी सरफेसी एक्शन ले सकते हैं। आगे आइए देखते हैं कि द केस वेयर रीस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलमेंट इज पॉसिबल और इज अंडर consideration of the bank or cases where the account due is less than 25% of the principal amount and interest, then of the branch should official shall not issue notice in such cases। जहाँ पर बैलेंस, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 20% से कम बचा हुआ है, वहाँ पर हम 13(2) नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम एक्शन सरफेसी के तहत नहीं ले सकते हैं। ऐसे 13(2) देने से पहले, सरफेसी में एक्शन लेने से पहले इस चीज़ को सभी ब्रांचें इंश्योर कर लें। सूट फाइल्ड cases including decreed cases where civil court have awarded decree but execution proceedings have not been initiated by the bank by the branch by filing execution application before the concerned court and where there are sufficient securities to fall back upon in the account। यानी हम उन सभी केसेस में जहाँ पर डिक्री हो चुकी है उन केसों में भी हम सरफेसी एक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि एग्जीक्यूशन फाइल ना किया गया हो। इन द डिक्रीड केसेस एबव 10 लाख पेंडिंग बिफोर DRT, the recovery certificate has to obtained from the concerned DRT on the basis of decree awarded and recovery proceedings shall be initiated by the concerned recovery officer। और ऐसे वो जो केस DRT में यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख ना होकर के 20 लाख है। अगर 20 लाख से ऊपर ऐसा कोई भी केस है जिनकी DRT ने डिक्री दे दी हो, तो इन केसेस में हम 13(2) इशू करने से बेटर है कि RC फाइल करें या
आरसी फाइल अगर नहीं हो पाती है, यानी हम कह सकते हैं जिसमें अभी तक आरसी फाइल नहीं की गई है उसमें भी हम 13(2) दे सकते हैं। कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी है कि हम कुछ केसेस में 13(2) नहीं दे सकते हैं, जैसे कि अलियन ऑन एनी गुड फनी और सिक्योरिटी गिवन बाई और अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसी कोई भी संपत्ति, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 या किसी अन्य लॉ के द्वारा अभी फोर्स में है। अगर कोई प्लेज दिया गया है, कोई किसी प्रॉपर्टी का हमने प्लेज की गई है, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी, आ प्लेज आ मूवेबल विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7172, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो अंडर सेक्शन 72 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन है उसके तहत अगर कोई भी संपत्ति जो मूवेबल है उसको अगर हमने प्लेज में रखा हुआ है तो उस पर सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इन एनी एयरक्राफ्ट एज डिफाइंड 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, ऐसी कोई भी संपत्ति जो एज अ एयरक्राफ्ट हमने अगर मॉर्टगेज की है, एज एयरक्राफ्ट हमने सिक्योरिटी के तौर पे यानी हाइपोथिकेट किया है तो उसको भी हम 13 एक्शन सरफेसी एक्ट के तहत नहीं ले सकते हैं। या ऐसा कोई वेसल है जो पानी में चल रहा है तो उसको भी हम, उस पर भी हम सरफेसी एक्शन नहीं ले सकते हैं। या ऐसा कोई भी एनी कंडीशनल सेल, हायर, परचेज और टीच और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इन विच नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट कोई क्रिएट नहीं हुआ है। एनी राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, any property is not liable to attach or sell under the first proviso to subsection 1 of section 60 of Code of Civil Procedure। ऐसी कोई भी संपत्ति जो सिविल प्रोसीड्यूर की सेक्शन 60 के तहत उसको उसमें रखा गया हो। तो अभी तक हमने इसमें देखा कि किस पर एप्लीकेबल है और किस पर सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। आइए आगे चलते हैं। लिमिटेशन के बारे में सरफेसी एक्ट क्या कहता है। जैसे कि बहुत सी ब्रांचों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमने सरफेसी एक्शन इनिशिएट कर दिया तो हमारा जो लिमिटेशन है, डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन है, वो अगर टाइम बार्ड भी हो जाता है फिर भी हम उस एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशिएटिंग एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट बाई इटसेल्फ विल नॉट बी एनफ टू सेव लिमिटेशन। सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन लेने से बिल्कुल ये सिद्ध नहीं होता है कि हमने लिमिटेशन को हमने सेव कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ब्रांच हैज़ टू इंश्योर दैट सूट इज फाइल्ड इन द अकाउंट एज पर प्रोसीड्यूर एंड एज पर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल। जो लिमिटेशन अवेलेबल है उसके तहत सूट फाइल करना मैंडेटरी है। यानी हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी एक्शन सरफेसी एक्ट के तहत किसी भी अकाउंट पे लिया है तो उसमें सरफेसी एक्शन के साथ साथ सूट फाइल, डीआरटी या विचीवर एप्लीकेबल जो भी एप्लीकेबल है वो करना अनिवार्य है। अगर हम वो नहीं करेंगे, कल को कस्टमर ने साइन नहीं किया, डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड हो गया, तो फिर हम आगे की प्रोसीडिंग्स जो एक्शन सरफेसी एक्ट में अवेलेबल हैं उनको हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे।
डिक्रीड अकाउंट्स, अब जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, जो मोस्टली ब्रांचें हैं, मोस्टली एम्प्लॉइज हैं जो ब्रांचों में कार्यरत हैं, उनकी क्यूरी आती है कि इसमें डिक्री हो चुकी है, ये हमारा सिविल सूट में चल रहा है, ये डीआरटी में चल रहा है, हम इस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डीआरटी में चल रहा है। बैंक तो खुद कहती है डीआरटी में करो, क्योंकि जब हम इनिशिएट करेंगे सरफेसी एक्शन तो 13/2 जब हम इशू करेंगे, क्योंकि सरफेसी एक्शन के तहत पहला एक्शन ही 13/2 से स्टार्ट होता है, जो कि डिमांड नोटिस का होता है 60 दिन का। तो अगर हम एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं सरफेसी एक्ट में के तहत, तो वो खुद कहता है कि आप सूट फाइल करो, और आप कह रहे हैं कि हमने सूट फाइल कर दिया, हम सरफेसी एक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा डीआरटी में चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं बैंक के इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाली बात हो जाती है। यानी हम डिक्री, जो जहाँ पर डिक्री मिल चुकी है उन केसेस में भी हम सरफेसी एक्शन को ले सकते हैं। डिमांड नोटिस, अब हम अभी तक हमने 13/2 की बात की, आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। द ऑथराइज्ड ऑफिसर स्केल 4 एंड एबव ऑफ द बैंक कैन इनिशिएट एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट against the borrower by issuing notice in writing to discharge his liability in full within 60 days from the date of notice to be issued under section 13(2) by secured creditors or authorized officer endorsing copies of guarantor, co-applicant, थर्ड पार्टी और मॉर्टगेजर। इसमें जो 13(2) इशू करने की पावर क्या है, ऐसे बहुत से ब्रांच मैनेजर्स हैं जो स्केल 2, स्केल 3 या ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि सरफेसी एक्शन को कौन अथराइज पर्सन है। तो यहाँ पर हम बताते चले कि बैंक में स्केल 4 और एबव ऑफिसर ही सरफेसी एक्शन के तहत एक्शन ले सकता है, और जो 13(2) का नोटिस भेजेंगे 60 दिन का, वो याद रहे वो सारे के पास जाना चाहिए, गारंटर के पास भी जाना चाहिए, को बारोवर के भी साथ पास जाना चाहिए, बारोवर के भी पास जाना चाहिए, अगर कोई थर्ड पार्टी मॉर्टगेजर है उसके पास भी जाना चाहिए। डिमांड नोटिस इज सफिशिएंट टू प्रोसीड अंडर सरफेसी एक्ट एंड इशू ऑफ रिकॉल नोटिस इज नॉट मैंडेट और नेसेसरी। सरफेसी एक्शन, जो सरफेसी एक्शन जो हमने लिया है, 13(2) नोटिस भेजा है, वो सफिशिएंट है, उसके अलावा अलग से कोई नोटिस भेजने की हमको ज़रूरत नहीं है। While proceeding against the secured asset given as a security by the guarantor or third party mortgager, hypothecator, a demand notice to be issued endorsing copy of the borrower, guarantor, third party the case में भी, यानी कि जो अगर 13(2) की नोटिस हम इशू कर रहे हैं वो सभी के पास जानी चाहिए। Most important fact: the law prescribes that the statement of account filed by the bank has to sensitivity under the Bankers Book Evidence Act 1891. Under no circumstance there should be a variation or contradiction in the amount claimed by the bank at any point of time through whichever recourse we are adopting for recovery. सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 13(2) का नोटिस दिया है उसमें हमने जो अमाउंट लिखी है तो उस अमाउंट अकाउंट स्टेटमेंट से मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हमारे बैंकर्स साथी ये कहते हैं कि नहीं, लियन में अमाउंट खड़ा है। अरे लियन में अमाउंट खड़ा है, लेकिन जब आप अकाउंट स्टेटमेंट देंगे तो या तो अकाउंट स्टेटमेंट उस लियन की अमाउंट को जोड़ करके दे दीजिएगा, लेकिन आई थिंक ऐसा मोस्टली बैंकों में नहीं होता है। लियन का अमाउंट सेपरेट रहता है, अकाउंट स्टेटमेंट का अमाउंट सेपरेट रहता है, और अगर हमने लियन अमाउंट को 13(2) में मेंशन करके भेज दिया और कल को कोर्ट में गलती से लियन अमाउंट को छोड़ करके अदर का स्टेटमेंट अगर जमा हो गया तो उस समय हमारा एक्शन जो हमने अभी तक लिया है सरफेसी एक्शन के तहत वो बेकार हो जाएगा।
इसलिए साथियों 13(2) में जो भी अमाउंट हम लिखें वो एज पर लेजर बैलेंस के अकॉर्डिंग लिखें, ताकि कल को हम उसका प्रूफ दे पाएँ। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द अल्टीमेटली द बारोअर विल बी इन पोजेशन ऑफ द डिमांड नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट एंड द क्लेम पिटिशन फाइल्ड अंडर द DRT in the comparison. If there is an explained variation or contradiction, it will go through the root of the claim and will be adverse to the interest of the bank. अगर ऐसा कोई कंट्राडिक्शन पाया जाता है, ऐसा कोई वेरिएंस पाया जाता है, तो उस समय क्या होगा, बैंक के खिलाफ DRT में अगर उसने बारोवर ने कोई भी कंप्लेंट फाइल की है तो बैंक के खिलाफ कोई भी DRT में अपील पिटीशन डाली है तो बैंक के लिए वो घाटे का सौदा होगा, यानी बैंक के खिलाफ कोर्ट अपना जजमेंट देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसोर्टियम अकाउंट। और कभी कभी क्या होता है कि बैंकों में कंसोर्टियम अकाउंट होते हैं, एक ही प्रॉपर्टी कई एक बैंकों में लगी हुई होती है, तो इसमें 13(2) इशू करने के लिए मिनिमम जो भी बैंक इशू कर रही है उसके पास 60% लोन अमाउंट होना चाहिए, यानी लोन अमाउंट की जो वैल्यू है वो 60% होनी चाहिए, तभी वो 13(2) नोटिस इशू कर सकती है। या फिर और बैंकों के सहयोग से, जैसे मान लीजिए 4 बैंकें हैं, एक के पास में 30% लोन है, एक के पास में 25% लोन है, एक के पास में 35% लोन है, तो हमको कम से कम 60% का हिस्सेदारी, यानी 2 या 3 बैंकें जो भी है उनका जो शेयर है वो 60% टोटल अगर हो जाता है तभी वो एक्शन 13(2) के तहत ले सकती हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि वेयर द बारोवर इज द बॉडी कॉर्पोरेट द डिमांड नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड एबव। यानी हम वहाँ पर अगर कोई संस्था है जिसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले रहे हैं सरफेसी एक्ट के तहत, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम उसकी किसी भी एक ब्रांच में 13(2) सर्व कर देंगे, 13(2) रजिस्टर्ड पोस्ट से कर देंगे तो वो सफिशिएंट होगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में एक कोई XY प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी 50 ब्रांचें हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके हेड ऑफिस में ही सर्व किया जाए नोटिस, हम किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। वेयर देयर इज मोर देन वन बारोवर और गारंटर नोटिस मेंशन्ड हेरेन एबव शैल बी सर्व्ड ऑन ईच ऑफ द अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बारोवर हैं तो हमें सभी बारोवर, गारंटर्स, मॉर्टगेजर को नोटिस भेजना अनिवार्य है। एक बैंकर साथियों के साथ में बहुत प्रॉब्लम आती है, आए दिन मेरे पास इस चीज़ की क्यूरी आती है कि बारोवर मर गया है, प्रॉपर्टी होल्डर मर गया है, अकाउंट होल्डर मर गया है, मॉर्टगेजर मर गया है, तो हम 13(2) कैसे इशू कर सकते हैं? हम 13(2) इशू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर मेंशन है कि 13(2) हम इशू कर सकते हैं अगर लीगल हायर्स अवेलेबल हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में ज़रूर एक्शन ले सकते हैं। यानी सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर डिसीज अकाउंट भी है तब भी हम उसको लीगल हेयर्स को इस एक्ट के तहत, सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आगे आइए अब देखते हैं कि 13(2) नोटिस हम कैसे भेजेंगे। कुछ कॉमन तरीके हैं 13(2) नोटिस भेजने के लिए, जैसे कि हम स्पीड पोस्ट करा देते हैं, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं 13(2) नोटिस को हम हैंड डिलीवरी अगेंस्ट द एक्नॉलेजमेंट, हम बाई हैंड भी हम रिसीव करवा सकते हैं, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी हम इशू करवा सकते हैं।
बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कोरियर, बाय फैक्स मैसेज, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के माध्यम से हम उसको 13(2) नोटिस भेज सकते हैं। इन सब माध्यम से भेजने के बावजूद हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होती हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में हम क्या ले सकते हैं। इफ़ द बारोवर अवॉइड डिमांड नोटिस और डिमांड नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड बाय एनी ऑफ द मोड मेंशन्ड अबव, द सर्विस ऑफ द नोटिस शैल बी अफेक्टेड बाय affixing a copy of demand notice on the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower resides or carries on the business. Photograph, videograph may be preserved for record and also. कहने का मतलब है कि जहाँ पर वो 13(2) नोटिस को इशू नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है, डिनाई कर देता है, जो ऊपर दिए हुए मोड हैं, बाई हैंड लेने से मना कर दिया, रजिस्ट्री भेजी थी मना कर दिया नहीं लेंगे, स्पीड पोस्ट भेजी थी नहीं लेंगे, कोरियर से भेजा नहीं लेंगे, फैक्स मैसेज को बोल दिया कि हमारा ख़राब था सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल किया करा नहीं, हमने नहीं देख पाया, एक्नॉलेज नहीं किया। तो इन सब चीज़ों के जब वो डिनाई कर देता है तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 13(2) का नोटिस उसके मकान पर, उसके मकान के गेट पे चिपटाएं, फ़ोटोग्राफ लें, वीडियोग्राफी करें और उस फोटोग्राफ्स को और वीडियोग्राफ को प्रिजर्व करके रखें। कल को अगर डीआरटी में अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उस समय के लिए ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अदर मोड, इसके अलावा भी हम बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि हमने घर पर भी नहीं लगाने दे रहा है, रिसीव भी नहीं कर रहा है, तो हम इसको फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते हैं। और न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए याद रहे, जो डिमांड नोटिस है, बाय पब्लिशिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डिमांड नोटिस इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स, वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन द लोकेलिटी, branches may take photograph, videograph of the property showing the demand notice is affixed to the property। और जब पब्लिश हम कराएंगे तो किन्हीं 2 पेपरों में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो पेपर वहाँ पर ज़्यादा चलते हैं उन्हीं में इसको प्रेफरेंस दिया जाए। और जो प्रॉपर्टी पर हमने चिपटाया है या नहीं चिपटाया है तो उसको भी ध्यान में इस चीज़ को रखना चाहिए। अगर जहाँ पर संभव हो हमने प्रॉपर्टी पे जहाँ पर पेस्ट किया है तो हम वीडियोग्राफी वगैरह उसकी कर लें। इतने बैंकर के पास में साधन अवेलेबल है। अब सबसे मेन पॉइंट एक और ये आता है कि अब हमने सारा काम कर लिया, 13(2) नोटिस इशू कर दिया, उसने नहीं लिया था, वापस कर दिया था, घर पर उसने चिपटाने नहीं दिया, हमने उसको पब्लिश करा दिया। अब पब्लिश करने के बाद में उसको लगता है बारोवर को, गारंटर को या मॉर्टगेजर को कि अरे एक गलत दिया गया, इसमें एक क्लॉज होना चाहिए था, एक क्लॉज नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए एक वो रिटन में रिक्वेस्ट करता है बैंक से कि हमको इसका रिप्लाई दिया जाए। तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर के रिप्लाई को, जो 13(2) के बाद में कस्टमर ने ऑब्जेक्शन राइज किया, उसका रिप्लाई 15 दिन के अंदर बैंक को देना चाहिए। अगर 15 दिन में रिप्लाई नहीं दे पाता है तो बैंक आगे एक्शन सरफेसी के तहत नहीं ले सकती है। Non-compliance of the above provisions will nullify the further course of action initiated by bank, and hence branch shall not under any circumstance proceed further against the borrower, guarantor, mortgager without giving reply to the representation or objection made in respect of the demand notice। वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, अगर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया
कस्टमर ने जो ऑब्जेक्शन किया था उसका हमने रिप्लाई नहीं दिया, तो हम यानी कि बैंक कोई भी एक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है। The reason communicated to the borrower for not accepting the objection or representation against the demand notice will not give a cause of action to the borrower to file an application before DRD against the bank under SARFAESI Act। अगर आपने उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, अगर आपने इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो फिर कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है, बारोवर के पास ये ऑप्शन होता है, मॉर्टगेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो डीआरटी में बैंक के अगेंस्ट में केस फाइल करें। और बैंक के पास में क्या है कि बैंक शैल नॉट बी प्रोसीड अगेंस्ट द बारोवर गारंटर मॉर्टगेजर विदाउट गिविंग रिप्लाई टू द रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन राइज्ड बाय देम। जो ऑब्जेक्शन उनके द्वारा, मॉर्टगेजर के द्वारा, बारोवर के द्वारा, गारंटर के द्वारा राइज किया गया था, तो उसका बगैर रिप्लाई दिए हुए आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। कौन? बैंक। आगे आइए, सारा कुछ हो गया, हमने 13(2) भी दे दिया, और जो जवाब देते हैं हम 15 दिन का, वो अंडर सेक्शन 13(3) के तहत करते हैं। कहते नहीं 13(3) हो गया, तो वो 13(3) के तहत करते हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि हमने 60 दिन का जो नोटिस दिया था वो 60 दिन कंप्लीट हो गया। अब अथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा? सिंबॉलिक पोजीशन लेगा, सिंबॉलिक पोजीशन लेगा प्रॉपर्टी का। सिंबॉलिक पोजीशन अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 के तहत एक्शन लेगा। उसमें क्या करेगा? बिफोर प्रोसीडिंग विद द टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, द अथराइज्ड ऑफिसर हैज टू एनालाइसिस द practical aspect in respect of the taking possession and the disposal of the same, such as safekeeping of the assets, marketability of the assets, nature of assets, etc. कहने का मतलब है कि अब हमें 13(4) यानी बैंक को 13(4) आंखें बंद करके नहीं देना चाहिए। आँख कान खुला होना चाहिए। 13(4) करने से पहले हमें प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये वही प्रॉपर्टी है जो बैंक ने मॉर्टगेज की थी, इसकी डिमेंशन ठीक हैं, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज जो की गई है वो प्रॉपर डिमार्केटेड है या नहीं है, उसकी क्या मार्केट में वैल्यू रहेगी, कल को हम ये एक्शन पे लगाएंगे तो वो बिकेगी नहीं बिकेगी, और पार्टी कैसी है कि हम इजीली से सिंबॉलिक पोजीशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अथॉराइज्ड ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ पोजीशन नोटिस टू द बारोअर, तो जो 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन होता है, सेम इसका भी वही तरीका होता है जो 13(2) का होता है, लेकिन कुछ इसमें अलग होता है। वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि जो 13(4) का नोटिस है वो हम उस प्रॉपर्टी पे पेस्ट करेंगे, उसके डोर पे या जहाँ पर भी उचित स्थान हमें मिलेगा वहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, और उसका एक फ़ोटोग्राफ भी फर्दर रेफरेंस के लिए उसको हम रखेंगे अपने पास में। और अगर वो 13(4) हम का पोजीशन वहाँ पर ऐसे नहीं ले पाते हैं तो हम उसको बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय हैंड, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसको भेजने की कोशिश करेंगे। और जब वो रिसीव कर लेगा उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, जब हम उसको भेज दिया नोटिस और उसने रिसीव कर लिया या उसने नहीं रिसीव किया, लेकिन ये ध्यान रहे जब हमने नोटिस को भेजा उसके घर पर, उसके विदिन 7 डेज के अंतर्गत हमको उसका पब्लिकेशन भी करना अनिवार्य हो जाता है, और हम 13(4) का पब्लिकेशन करा देंगे।
यानी साथियों हमने ओवरऑल इस वीडियो में ये जाना कि 13-2 कब देते हैं, 13-4 कब देते हैं, इसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में भी जाना। आगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हम इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप इसमें ज़रूर अपनी सजेशन, अपनी राय हमें ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि 13-2 को हम कैसे फिल करते हैं। थैंक यू।